मैं अनुज कुमार फिर से आपके सामने एक बार। और आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स में पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और वो किस तरह से डेवलप की गई। ठीक, आज हम उसके एक एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स कि अब इक्वेशन बनाई है, क्योंकि मैंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स को जनरलाइज किया है। अब जनरलाइज किया है तो सिंपल सी बात है कि अब जनरलाइज करने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा, यानी उससे क्या क्या काम किया जा सकता है, क्या क्या लिया जा सकता है, क्या क्या उसका यूज़ किया जा सकता है। विल यूज़ एवरीवेयर, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन आपके सामने है। ठीक है, चलिए ये सब मैंने आपको बता दिया था। मे बी ये थ्योरम शायद रह गई, चलिए इसको बाद में डिस्कस किया जा सकता है अच्छे से। हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, द वन डायमेंशन मोशन इन स्टेप पोटेंशियल। अब स्टेप पोटेंशियल वन डायमेंशन मोशन मीन्स कि केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन होती हो, उसको हम कहते हैं वन डायमेंशन। यहाँ पे हम केवल श्रोडिंगर इक्वेशन का एक ही पार्ट लेंगे, वो क्या होगा, एक्स पार्ट ओनली। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या किया गया है कि स्टेप पोटेंशियल किसको कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास स्टेप पोटेंशियल का। आपके बगल में क्या है, बिजली का तार है, बड़ा अच्छा सा। ठीक है, अब क्या करें, आप इमिडिएटली क्या करें, उसे टच कर ले, तो क्या होगा, आप एकदम ही हाई वोल्टेज पे पहुंच जाएंगे। सिंपल है कि देखो यहाँ पे क्या था, वोल्टेज जीरो था। कहाँ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या था, वोल्टेज जीरो था। इस जगह पे वोल्टेज क्या था, जीरो था। और जैसे ही आपने तार को छुआ तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया। बड़ा सिंपल था। तो दैट्स कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल, कि पोटेंशियल एकदम बढ़ गया। आप देखिए यहाँ पे जैसे वी इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली दी गई है आपको, कि जहाँ तक एक्स की वैल्यू जीरो से क्या है, कम है अगर, यानी जीरो से कम है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक, अगर जीरो से कम है आपकी वैल्यू तो क्या होगा, आपका जीरो होगा। और अगर आपकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल वी नॉट होगा। तो इसको क्या किया गया, स्टेप पोटेंशियल। बेसिकली स्टेप मीन्स आपका स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस का स्टेप होता है, तो उसको ही इसलिए स्टेप पोटेंशियल किया गया। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं मल्टी स्टेप, है ना, वो भी एक पोटेंशियल बन सकता है, मल्टी स्टेप पोटेंशियल। ठीक, बाद में जब आप थोड़े एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे या चीज़ों को समझेंगे एडवांस क्वांटम मैकेनिकली, तब आपको समझ में आएगा कि वो भी होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अब स्टूडिंग इक्वेशन पे आते हैं, कहाँ गई, हियर इट इज, ये रही, ये स्टूडिंग इक्वेशन थी जो उस दिन मैंने आपके सामने डेवलप की थी। क्लियर, ओके। ठीक है, अब इसको मैं आगे लिखता हूँ आपके लोगों के लिए सामने, अगेन वन मोर टाइम। ठीक, इक्वेशन क्या थी, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक, इट इज इक्वल्स व्हाट, माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, it is del 2 times psi and del x square minus ux sin। क्लियर है ना, ये इक्वेशन थी वहाँ पर जो लिखी हुई थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये वाली जो चीज़ है, ये एनर्जी ऑपरेटर है, और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, एनर्जी आइगन वैल्यू की तरह रख लेते हैं। कई बार इसकी तरह रख लेते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू की तरह। क्लियर, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी आपकी, ई के बराबर। तो इक्वेशन को किस तरह रिराइट किया जा सकता है, इट इज एच क्रॉस स्क्वायर ऑफ इट अपॉन 2m, इट इज साई, है ना। डोंट वरी, मैथमेटिक्स पे इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को मैं बाद में भी आपके सामने एक बार क्लियर करूंगा जब मेरे पास में कुछ और फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को मैं आपको एक एक करके इक्वेशन को सोल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल में हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए, कि फिजिकली इंटरप्रेट क्या कर रही है। ठीक है, तो इट इज़ देयर एंड द माइनस ऑफ यू एक्स एंड साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक, इक्वेशन क्लियर है आप लोगों के सामने। अब क्या होगा, अब मैंने क्या किया देखो,
अब यहाँ पे ये हो गया आपका डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। इसको क्या किया गया, इट इज प्लस टाइम्स, अब देखो जो ई था वो इधर आ जाएगा, सिंपल है ना, ई इधर आ जाएगा, तो इट इज ई, क्योंकि दोनों नेगेटिव उधर चले गए तो ई प्लस हो गया, माइनस ये जो आपका पोटेंशियल है, ये जो आपने दिया है यहाँ पे, ये वाला पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हो गया, एंड इट इज एक्स टाइम्स, ये बराबर हो गया 0 पे, एंड वेयर इज देयर इज एच क्रॉस स्क्वायर 2m इज है। ठीक, जब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। ठीक है, इसको रीअरेंज करके इस ऑर्डर में ले आए। अब क्या होगा, जो v है यहाँ पे क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन इस पार्ट के लिए बनेगी और दूसरी इस पार्ट के लिए इक्वेशन बनेगी। तो पहले पार्ट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इट इज़ प्लस देयर, और यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो होगी 2me, बिकॉज v क्या है यहाँ पे 0 है, तो 2me आ जाएगा, यानी ये वाला तो 0 है आपका, तो ये क्या आ जाएगा, e रह जाएगा बस, तो e h क्रॉस एंड इट इज अ साई 1 x बराबर 0। ये सिंपल है। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, e माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e माइनस v नॉट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, देखो ये रहा, अगर k1 की जगह मैं इसको रख दूँ यहाँ पर, तो ये इक्वेशन एक हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तो डोंट वरी विद द मैथमेटिक्स, बाकी बहुत आसान मैथमेटिक्स है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी कि बीएससी पार्ट 1 के लिए मैथमेटिक्स इतना हैवी हो गया कि आपसे नहीं सोल्व होगा, है ना, बहुत आसान सा मैथमेटिक्स है। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई नंबर 1 और नंबर 2, ओके। ठीक, इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये कंसीडर कर लिया। व्हाट वाज द सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन लाइक दैट। ठीक, आपको अच्छे से पता है सॉल्यूशन होगा, बिकॉज क्या होगा आपका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप लोग, पहले कौन सी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं किसी भी डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक, तो जब डबल ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो जब इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, जब इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, m इट इज m स्क्वायर इट इज प्लस k1 स्क्वायर बराबर 0। और व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m इज देयर, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इन i k1। ठीक है, एंड इज द प्लस एंड माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस ये यहाँ पे भी k2 हो जाएगी, सेम थिंग। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, और ये सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, और सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया। इतनी बात क्लियर है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा तो आपके सामने क्या आएंगे, ये दो सॉल्यूशन आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू। ठीक, अब देखते हैं, अब इस सॉल्यूशन को फिजिकली इंटरप्रेट किया गया। फिजिकली इंटरप्रेट देखो कैसे किया गया। अब यहाँ पे क्या है, ये पार्ट जो है डी, जो है मेरा जो कांस्टेंट डी है, कांस्टेंट डी को मेरा क्या किया गया, 0 प्रूफ किया गया। कांस्टेंट डी को कांस्टेंट डी को मेरा क्या है, 0 बताया गया। 0 क्यों बताया गया, देखते हैं क्या वजह 0 बताने। देखिए ये क्या होगा आपका, इंसिडेंट पार्ट है, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ से वेव इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो जब इस तरफ आ रही है तो ये वेव या तो वापस जाएगी या फिर इसके पार निकल के जाएगी, इनके अलावा तो कोई और तीसरा ऑप्शन तो है नहीं कि ये वेव क्या होगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी। दोनों में से कोई तीसरी चीज तो होनी नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी हालात में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो डी होगा, यानी डी क्या था आपका, इस साइड से आने वाली वेव, इस साइड से कोई रिफ्लेक्टेंस तो है नहीं जो वापस आएगी, तो डी क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या किया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया। क्लियर। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, स्टेप पोटेंशियल है, ये आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, आने वाला। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी को दिखाया गया कि व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी अंदर जाने की, बाहर जाने की। अब देखो क्या है यहाँ पे,
आर क्या है, ये रिफ्लेक्टेंस कांस्टेंट है। आर रिफ्लेक्टेंस मीन्स यहाँ से कितनी वेव वापस आएगी, ठीक है। ये ट्रांसमिट कांस्टेंट है, ये बताएगा मुझे कि यहाँ से कितनी वेव अंदर जाएगी। सिंपल कि यहाँ पे क्या बताएगा, देखो ये जो आर है, ये आर मुझे बताएगा कि कितनी वेव रिफ्लेक्ट होके आई, रिफ्लेक्टेंस कांस्टेंट है। ये टी बताएगा मुझे कितनी वेव यहाँ से ट्रांसमिट होके गई, यानी ए का कितना पार्ट अंदर गया पोटेंशियल के, और बी कितना वापस आ गया टकरा के। ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अब एक फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे समझने की चीज क्या है, देखिए मेरे पास क्या है कि स्टेप पोटेंशियल है, ठीक, और दूसरी चीज क्या है, वेव है। अब वेव किसी स्टेप पोटेंशियल के अंदर जाना चाहती है, यानी स्टेप पोटेंशियल मीन्स कोई ना कोई एक रीजन होगा, कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा आपका बना हुआ, जहाँ पे मतलब पोटेंशियल ज्यादा है। अब उस पोटेंशियल के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं एंट्री करना चाहता हूँ, मतलब मैं एक पार्टिकल हूँ और मैं उस पोटेंशियल के अंदर, मतलब उस एरिया के अंदर क्या चाहता हूँ, अंदर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग हो बाहर कॉलेज के खड़े हो, तो कॉलेज की एक बाउंड्री, एक क्षेत्र है, तो उसके आप अंदर आना चाहते हैं, तो उसके अंदर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये वेव है। अब वेव के साथ दिक्कत क्या है कि वेव पार्टिकल तो नहीं रही, पार्टिकल नहीं रही तो वेव की एक अलग नेचर है। वेव क्या करती है कि वेव जब किसी सिस्टम से टकराती है तो वेव का कुछ पार्ट, जैसे कि आप साउंड वेव में जानते हैं, या इवन रस्सी जैसे आपने देखी होगी, है ना, तो उसमें क्या होता है आपका, या आप पानी में वेव देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप पानी में वेव बनाए, पानी में वेव कोई किसी चीज से रोक दे, अब रोकने के बाद क्या होता है कि वेव का कुछ पार्ट फिर भी पार होकर निकल जाता है, और कुछ पार्ट आपका इधर रह जाता है सिस्टम के। तो यही चीज यहाँ पर है कि वेव के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो या तो रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी, या फिर दोनों होती है। ठीक है, जनरली वेव दोनों ही काम करती है, वो ट्रांसमिट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात क्या है, अब आपको जो समझने की चीज है अगर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यही इसकी मेन फिजिक्स है। बाकी ऑल ओवर देयर आर द मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। तो फिजिक्स क्या है एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या होगा, ये पार्टिकल की एनर्जी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, मेरे पार्टिकल की एनर्जी है ई, और जो मेरी वैल्यू ऑफ ई है, जो मेरी वैल्यू ऑफ ई है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वो क्या है, मेरे पोटेंशियल की एनर्जी से ज्यादा है, यानी मेरे पास में ज्यादा एनर्जी है पोटेंशियल की एनर्जी से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि मैं इस पोटेंशियल को पूरा का पूरा पार करके निकल जाऊंगा, यानी मेरा कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट कभी नहीं होगा। ठीक, समझ में आई बात, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा एनर्जी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर से जंप करके निकल जाऊंगा, या इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा पूरी तरह, यानी इसके अंदर मैं आसानी से चला जाऊंगा बिना किसी परेशानी के, क्योंकि मेरे पास में क्या है, इससे ज्यादा एनर्जी है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे अर्थ पे आप हैं रुके हुए, और अर्थ पे से आपको क्या किया गया, एस्केप वेलोसिटी से फेंका गया है बाहर। एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है, जितनी अर्थ का पोटेंशियल है उसके बराबर ही आपको काइनेटिक एनर्जी, या उससे ज्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, ताकि आपकी टोटल एनर्जी अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो सके। तो उस कारण से आप क्या करते हैं, अर्थ को स्केप करके भाग जाते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते, मतलब इस हालात में भी। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका जैसे ही आपकी एनर्जी सिस्टम से ज्यादा हुई, सिस्टम से ज्यादा एनर्जी हुई, तो आप छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहेगी आपसे कि आप सिस्टम को जा भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं। अभी देखो जैसे ये प्रोबेबिलिटी कर्व है इसका। अब देखो ये वेव आई, और इसके देखो ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, यू हैव सम प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन। ठीक, तो यहाँ तक आई होप मैथमेटिक्स भी क्लियर है, वैसे इतनी दिक्कत नहीं है कि मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा इतने यहाँ तक। ठीक, चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, आर निकालना है मुझे, टी निकालना है। चलिए आर कैसे निकाला जाएगा, और क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन भी होंगी। अब बाउंड्री कंडीशन देखो, मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन है। अब ये कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, ये रहा, ये बाउंड्री कंडीशन है। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो डेट मीन यहाँ साई वन को साई टू के बराबर होना होगा हर हाल में। यानी ऐसा ये जो दिखाया गया है, ये बिल्कुल एज इट इज है। इसकी यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में कि यहाँ पे जो वेव जाएगी, तो वेव यहाँ से ही टकरा के वापस आएगी। ठीक है, या तो ऊपर को जाए या नीचे को जाए, यहाँ से ही टकरा के वापस आएगी। तो ये पॉइंट एक सिंगल पॉइंट होगा, और इसी पॉइंट से इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो दैट मीन व्हाट, इस पॉइंट के ऊपर साई वन को साई टू के बराबर होना होगा हर हाल में। ठीक है, क्लियर।
इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि सिंगुलरिटी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस भी होगा, तो दैट मीन क्या, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, बराबर होगा। आई होप यू हैव अ क्लियरिटी अबाउट दैट। इस चीज को कहा गया बाउंड्री कंडीशन, ये होगी इसकी बाउंड्री, यानी एक बाउंड्री कंडीशन ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दोनों को बराबर होना ही होगा हर हाल में, ठीक, अदरवाइज फिजिकली वाइबल नहीं है, फिजिकली उसको बराबर होना होगा। तो इस बाउंड्री कंडीशन से जब मैंने इस बाउंड्री कंडीशन को इस वाली को किस में रखा, इसमें रखा, क्योंकि ये तो जीरो ऑलरेडी हो ही गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आई लव दैट थिंग, ओके, आई एम लविंग, डोंट वरी, आई लव। तो ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पार्ट बचा और ये वाले बचे, ये बचा और ये बचा और ये बचा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जीरो रख दिया एक्स की जगह, तो यहाँ जीरो रखूंगा तो ये एक के बराबर हो जाएगा, ये भी एक के बराबर हो जाएगा और ये भी एक के बराबर हो जाएगा, तीनों एक के बराबर हो गए, तो ए प्लस बी बराबर सी हो गया, ठीक, कहाँ गया अभी, हाँ, ए प्लस बी बराबर सी हो गया। अब मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया, तो दैट मीन सिंपल है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसको जीरो के बराबर रख दिया तो ये आ गया, ठीक है। आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है इतनी चीज़, ओके। अब यहाँ से क्या किया मैंने, सी की वैल्यू को, यहाँ से क्या किया, सी की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, यानी ये किसके बराबर हो गया, अगर सी की वैल्यू को मैं रखूंगा तो ये हो जाएगी k1 a माइनस बी अपॉन सी के बराबर, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद में सेपरेशन कर लिया, बी को इधर ले आया, ए को इधर ले आया, तो क्या होगा, बी ये आ गया और ए ये आ गया। मुझे क्या चाहिए था, ए अपॉन बी चाहिए था, तो ए अपॉन बी ये हो गया, ये k1 k2 की वैल्यू रख दी, और k1 k2 की वैल्यू रखने के बाद में मुझको ये सब मिल गया, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई होप यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट दैट, ठीक। अब यहाँ से सी की वैल्यू मैंने क्या निकाली, सी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ ए, यानी बी की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, तो सी की वैल्यू मेरी ये इतनी आ गई, ठीक। बहुत आसान सा काम है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स वो ओपन करके बिल्कुल नहीं दिखाया एग्जैक्टली। आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक। तो आप अब यहाँ पे क्या होगा, सी अपॉन ए कर लिया, देन स्क्वायर कर दिया दोनों का, एंड यू गॉट इट लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह देखो, दोनों जगह खास बात क्या है, दोनों जगह आपको कुछ ना कुछ वैल्यू हर हाल में मिलेगी, चाहे आप v की वैल्यू कितनी भी कम कर लें या कितनी भी ज्यादा कर लें, बट ध्यान रखिए कि इस कंडीशन को ऊपर नीचे मत होने दीजिए, e जो है वो लेस बड़ा ही होना चाहिए v नोट से, तो आप v की वैल्यू को कितना भी कम कर ले, फिर भी आपको ये जो r पार्ट है, ये जो ट्रांसमिट पार्ट है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, चाहे वो 0.1% हो, 0.2% हो, 0.3 हो, 0.5 हो, हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगी। और जैसे जैसे मतलब जनरली मैंने देखा है कि जैसे जैसे आप v की वैल्यू को एक्चुअल में घटाते जाते हैं, तो ये वैल्यू एक लिमिट के बाद में बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, मैंने इसके ऊपर सिमुलेटर भी बनाए हैं काफ़ी, है ना, दैट वाज माई ओल्ड एरा, तो मैंने उस समय में सिमुलेटर भी बनाए हैं, तो अपने एमएससी टाइम में काफ़ी सिमुलेटर बनाए हैं इस चीज़ को लेके। तो जब एक लिमिट आती है, बेसिकली ये लिमिट जो होती है ये इट इज़ अबाउट शायद 0.2 है या 0.1% है, उस लिमिट तक नीचे जाता है, फिर लिमिट के बाद में बढ़ने लगती है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स की यही सबसे अच्छी ब्यूटी है कि आपको दोनों चीज़ें मिली, बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ लगा ये वेव है, तो यहाँ क्या हुआ आपका कि आपको रिफ्लेक्टेंस भी मिला और ट्रांसमिटेंस भी मिला, जबकि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से रिफ्लेक्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए था, समझे कि नहीं समझे, कि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से रिफ्लेक्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए था, ओके। आई यू हैव अ क्लैरिटी। अब अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, ई की वैल्यू को छोटा करूंगा वी नॉट से, और तब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उस चीज़ से भी, और बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आते हैं जैसे इससे आए हैं, ठीक है। तो मे बी प्रोबेबिलिटी गोइंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, आई होप सो, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।